विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम रक्त और प्लाज्मा क्या होते हैं, हमारे शरीर में कहाँ पाए जाते हैं और इनका क्या कार्य होता है और इनके संगठक घटक कौन कौन से होते हैं। आइए रक्त और प्लाज्मा के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। इस डायग्राम में आप देखिए, एक रक्त वाहिनी दिखाई दे रही है। इसमें लाल रंग का तरल ऊतक भरा हुआ है, ये दिखाई दे रहा है और इसके अंदर 3 तरह की कणिकाएं तैरते हुए दिखाई दे रही है। देखिए, तो जो तरल भाग दिखाई दे रहा है ये तो प्लाज्मा कहलाता है और इसके अलावा रक्त के अंदर जो 3 तरह की कणिकाएं दिख रही है, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और रक्त प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। अब इनके क्या कार्य होते हैं, ये किन से मिलकर बनी होती है, आइए देखते हैं। ये डायग्राम में आरबीसी की विस्तृत संरचना आपको दिखाई दे रही है कि हमारे शरीर के अंदर लाल रक्त कणिकाएं इस आकार की होती है। शरीर में परिसंचरण के लिए जो ऊतक पाया जाता है, जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, भोज्य पदार्थों, दवाइयों, हार्मोन आदि के संवहन के लिए जो ऊतक होता है वो संवहनी संयोजी ऊतक कहलाता है। हमारे शरीर में 2 तरह के संवहनी संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। नंबर 1 रक्त, दूसरा होता है लसिका। जब रक्त परिसंचरण का माध्यम होता है तो उसे रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं और जब लसिका परिसंचरण का माध्यम होता है तो उसे लसिका परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब आइए देखिए रक्त क्या होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह परिसंचरण तंत्र के द्वारा शरीर में हमेशा भ्रमण करता रहता है। मानव में लगभग 5 से 7 लीटर रक्त पाया जाता है, जो शरीर के कुल भार का मात्र 7% होता है। संरचनात्मक रूप से रक्त 2 भागों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 होता है प्लाज्मा और नंबर 2 रक्त कणिकाएँ। अब रक्त कणिकाएँ 3 तरह की होती है, जैसे आप जानते ही हैं, आरबीसी लाल रक्त कणिकाएँ, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएँ, पट्टिकाएँ, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। आइए प्लाज्मा क्या होता है और क्यों आवश्यक है। देखिए, यह रक्त का निर्जीव भाग होता है, रंगहीन होता है, लेकिन अधिक मात्रा में होने पर पीले रंग का दिखाई देता है। इसका पीएच मान 7.3 से 7.5 के बीच रहता है, अर्थात यह क्षारीय होता है। इसका 90% भाग जल का बना होता है और शेष 10% भाग कार्बनिक और अकार्बनिक लवणों का मिलकर बना होता है। आइए देखते हैं प्लाज्मा के अंदर कार्बनिक घटक और अकार्बनिक घटक कौन कौन से हैं। अकार्बनिक घटक NaCl सोडियम क्लोराइड, NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड के अलावा पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम के क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, फास्फेट आदि सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा अल्प मात्रा में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस भी पाई जाती है। ये सब हैं प्लाज्मा के अकार्बनिक घटक। आइए कार्बनिक घटक के बारे में देखते हैं। सीरम प्रोटीन प्लाज्मा में पाए जाने वाला प्रमुख कार्बनिक घटक होता है। यह 6 से 8% भाग का निर्माण करता है। इसके अलावा रक्त प्रोटीन पोषक पदार्थ, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थ, एंटीजन, एंटीबॉडी, एंजाइम, एंटीकोएगुलेंट, ये सारे पदार्थ कार्बनिक घटक के रूप में पाए जाते हैं। देखिए, रक्त प्रोटीन ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन, ये तीनों ही तरह की प्रोटीन रक्त में पाई जाती है। ग्लूकोज, वसा, वसी अम्ल, फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन, अमीनो अम्ल पोषक पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। इसके बाद हार्मोन भी मुख्य कार्बनिक घटक होता है। रक्त में अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन होते हैं। ये रक्त के द्वारा विभिन्न अंगों तक पहुंचाए जाते हैं। उत्सर्जी पदार्थ
प्रोटीन के पाचन के बाद शरीर में यूरिया मुख्य रूप से बनती है। इसके अलावा यूरिक एसिड, अमोनिया आदि भी पाए जाते हैं जो किडनी के द्वारा छानकर अलग कर दिए जाते हैं और यूरिन का निर्माण करते हैं। एंटीजन, एंटीबॉडी क्या होते हैं? वे पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, यानी वे बाहरी पदार्थ जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, रोग उत्पन्न कर सकते हैं, एंटीजन कहलाते हैं। इन एंटीजन के प्रवेश करने पर हमारे शरीर की कोशिकाएं विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करती है जिन्हें एंटीबॉडी कहते हैं। रक्त प्लाज्मा में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। अगला एंजाइम, लाइपेज, डायस्टेज, ग्लूकोजेज, एस्टेरेज, न्यूक्लियस आदि एंजाइम रक्त में पाए जाते हैं। मास्ट कोशिकाओं से हिपेरिन का स्रावण होता है जो रक्त को जमने से रोकता है। इसके बाद जो 2 नंबर में पूछा जा सकता है, प्लाज्मा के कार्य लिखिए। ऊतकों तथा कोशिकाओं को भोज्य पदार्थ वितरित करता है। हार्मोन, एंजाइम, एंटीबॉडी का संवहन करता है। शरीर के तापमान का नियमन करता है और शरीर में पानी की मात्रा का भी नियमन प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। ये था हमारे संवहनी ऊतक का पहला भाग, रक्त का पहला भाग प्लाज्मा। आइए रक्त का जो दूसरा घटक तत्व है, रक्त कणिकाएँ, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। यह रक्त का जीवित भाग होता है और रक्त का लगभग 45% भाग कणिकाओं का बना होता है। अब यहाँ पर आपको कुछ और नाम भी दिखाई दे रहे हैं। लाल रक्त कणिका, इसको इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। श्वेत रक्त कणिकाएँ, इसे ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। और तीसरा प्लेटलेट्स, इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। आरबीसी विस्तृत देखते हैं। यह रक्त में पाई जाने वाली गोल अंडाकार प्लेट के समान कोशिकाएं होती है। देखिए आप, ये गोल अंडाकार प्लेट के समान कोशिका होती है। इसके अंदर केंद्रक का अभाव पाया जाता है। इसका रंग हल्का पीला होता है, लेकिन लाखों की संख्या में होने के कारण यह गहरे लाल रंग की दिखती है। स्वस्थ व्यक्ति में इसकी संख्या 50 से 55 लाख प्रति मिलीलीटर होती है, लेकिन एनीमिया होने पर इन आरबीसी की संख्या बहुत कम हो जाती है। कभी कभी आरबी की संख्या बहुत अधिक होने पर भी एक रोग हो जाता है जिसे पॉलीसाइथेमिया कहा जाता है। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर और प्लीहा स्प्लीन में होता है, लेकिन शिशु जन्म के बाद आरबीसी का निर्माण बोन मेरो में होता है। आरबीसी निर्माण के लिए आयरन, प्रोटीन, विटामिन B12 तथा फोलिक एसिड आवश्यक होते हैं। आरबीसी की औसत आयु 120 दिन होती है। शरीर में आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है और इसका मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का संवहन करना। अगली रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, ल्यूकोसाइट्स, ये रक्त में पाई जाने वाली अनियमित आकार की कोशिकाएं होती है। ये आकार में आरबीसी से बड़ी होती है। इनकी संख्या प्रति लीटर रक्त में 6000 से 9000 तक होती है और इनकी आयु मात्र 12 से 13 दिन होती है और इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। इस कारण ये सफ़ेद रंग की होती है। डब्ल्यूबीसी के लिए एक मुख्य टर्म होती है केशिका पारण। केशिकाएं अत्यधिक पतली पतली आकार की होती है। डब्ल्यूबीसी का आकार परिवर्तनशील होता है और इन समीपस्थ ऊतक की कोशिकाओं में डब्ल्यूबीसी रक्त वाहिकाओं से बाहर निकलकर अंतराकोशिकीय स्थानों में विचरण करता है। यह घटना केशिका पारण कहलाती है। अब डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी होने पर जो रोग होता है उसे ल्यूकोपेनिया कहते हैं। इसी तरह डब्ल्यूबीसी की संख्या में वृद्धि होने को ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। अब ल्यूकेमिया सबने सुना होगा, क्या होता है?
यह एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है जिसमें WBC की संख्या असामान्य रूप से बढ़ जाती है। अब WBC का कार्य क्या है? टूटी हुई क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करना, जीवाणु, विषाणुओं तथा अन्य रोगाणुओं को मारना, नष्ट करना और शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करना। अब ये WBC भी दो प्रकार की होती है। एक होती है कणिकामय WBC, दूसरी अकणिकामय WBC। कणिकामय WBC के 3 प्रकार हैं: इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड बेसोफिल्स। कणिकामय WBC 2 तरह की होती है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। अब रक्त की तीसरी कणिका प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट क्या होती है? ये रक्त में पाई जाने वाली अनियमित आकार की कणिकाएं होती है। इनका निर्माण बोन मैरो की कोशिकाओं में टूट फूट होने से होता है। 1 मिलीमीटर रक्त में 2.5 से 4 लाख तक ये पाई जाती है और इनकी आयु मात्र 10 दिन की होती है। इन प्लेटलेट्स का एक ही कार्य होता है, चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाना। यदि रक्त का थक्का नहीं बनता है तो लगातार ब्लीडिंग होती रहती है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। इसके बाद 2 टर्म दिखाई दे रही है, थ्रोम्बोपेनिया, प्लेटलेट्स की अत्यधिक कमी हो जाना, और सेकेंड मेगाकैरियोसाइट्स, बोन मैरो की वे कोशिकाएं जो प्लेटलेट्स का निर्माण करती है मेगाकैरियोसाइट्स कहलाती है। इसके बाद एक टर्म और आती है, हीमोपोइसिस किसे कहते हैं? 2 नंबर का प्रश्न है। तो शरीर में रक्त के बनने की क्रिया को हीमोपोइसिस कहा जाता है। इसके बाद रक्त के क्या कार्य होते हैं? एक अंग होता है तिल्ली, प्लीहा, स्प्लीन। इसको मृत RBC का या रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। रक्त के कार्य ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, पोषक पदार्थों का स्थानांतरण, उत्सर्जी पदार्थों का स्थानांतरण, तापमान का नियंत्रण, pH संतुलन, रोगों से बचाव, रक्त का थक्का बनने के बाद रक्त बहने से रोकना और शरीर में एंटीबॉडी निर्माण द्वारा शरीर की रक्षा करना। इस तरह इस वीडियो के माध्यम से हमने तीनों ही तरह की रक्त कणिकाएं और प्लाज्मा के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगला संवहनी ऊतक है लसिका। इसके बारे में जानकारी अगले वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे।